नमस्कार। शनिवार की शाम देश के नाम इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी देवियों सज्जनों को मेरा नमस्कार। जैसा कि पूर्व में मैंने आप लोग को बताया था कि हम जो केमिकल्स का प्रयोग करते हैं अपने खेती में, तो उससे पौधे की इम्यूनिटी पावर डाउन होती जाती है। जैसे जैसे हम उसमें केमिकल बढ़ाते जाते हैं, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता और कम होती जाती है। जैसे कि हम सबसे पहले प्रारंभिक अवस्था में बीज उपचार करते हैं। कोई भी खेती स्टार्ट करने से पहले बीजों का उपचार करते हैं। तो बीज उपचार में हम कार्बेंडिज्म, आपका बाविस्टीन, इस प्रकार के केमिकल जो खतरनाक होते हैं उससे उसको उपचारित करते हैं। उपचारित से मेरा मतलब है कि उसका घोल बना के उसमें बीज को डुबा के रखते हैं एक आध घंटे, और उसके बाद छाया में उसको हम सुखाते हैं। उसके बाद हम उसको बोना शुरू करते हैं। अब उसकी प्रारंभिक अवस्था शुरू हुई थी, बच्चे ने आंख भी नहीं खोली उससे पहले उसको जहर देना शुरू कर दिया। तो अब हम उसके दुश्मन शुरू से ही बने हुए। तो मेरा मतलब है कि जो हम जो केमिकल डाल रहे हैं उसके स्थान पे हम यदि उसको, आप मैंने पिछली बार बताया था कि गौमूत्र में बहुत से गुण पाए जाते हैं, तो उसके अंदर हम उसको 1 घंटे डुबा के रखें और उसके बाद छाया में सुखा दें। पैसा भी नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा, और बीज का उपचार हो गया। फंगस वगैरह उसमें कुछ नहीं आएगी, कोई रोग भी नहीं आएंगे। इसको मैंने स्वयं करके देखा है और उसके बहुत अच्छे परिणाम पाए गए हैं। चलिए, हो सकता है मेरे कुछ मित्रों को, कुछ बच्चों को गौमूत्र से परहेज हो, तो उसके स्थान पर ट्राइकोडर्मा विरिडी, एक फफूंदी जनित पाउडर आता है, उससे भी हम बीज उपचार कर सकते हैं। पूर्णतः जैव आधारित रहता है। तो उसका भी हम घोल बना लें और उसमें उन बीजों को डुबा के रखें और छाया में उसको सुखा के फिर उसका हम बोनी करें उससे। तो इस प्रकार से हमने उसको केमिकल से प्रारंभ में दूर रख दिया पहले स्टेप में। अब फिर हम उसका दूसरा स्टेप करते हैं कि उसमें जो हर्बिसाइड्स यानी तरह तरह के खरपतवार उगा करते हैं खेतों में, तो उसके लिए हम फिर उसमें केमिकल डालते हैं। एक सर्जेंटा कंपनी का रिपीट आता है, बहुत से पेंडीमेथिलिन, ऐसे बहुत से प्रकार के खतरनाक जहर हैं जो हम उसमें खेत में डालना शुरू कर देते हैं। यानी उसका असर पौधे पे तो आएगा ही आएगा, तो उसमें उसकी भी रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म होती जाती है, धीरे धीरे कम होती जाती है। तो उस समय मैंने सजेस्ट किया था कि यदि हम उसकी जगह निंदाई करें, उन कचड़ों को निकलवाएं मजदूरों द्वारा, इसमें हो सकता है थोड़ा पैसा लगेगा, तो वहां बचत करी सो यहाँ लगाओ, बात तो एक ही है। तो उसको अपन जो उसको निकालते हैं खरपतवार, तो उससे जमीन पोली बनती है, उसमें प्लांट का ग्रोथ भी अच्छा होता है और केमिकल रहित रहता है सब कुछ कार्यक्रम। तो ये सेकंड स्टेप ये हो गई इसकी, तो ये भी करना बहुत जरूरी है। हम जहां तक हो उसको केमिकल से दूर रखने की कोशिश करें। फिर नंबर 3, उसमें कई प्रकार के कीट भी अपना प्रभाव डालना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ और पूर्णतः सत्य बोल रहा हूँ इस बात को कि मैं पहले जैविक खेती को बकवास समझता था, जो कि आम लोग भी आज इसको बकवास समझते होंगे, आप किसान लोग भी। तो मैंने स्टार्ट शुरू करा, थोड़े से खेत से शुरू किया। तो जैविक रूप में मैंने उसको लगा तो देता, जैसे धान का उदाहरण है, मैंने धान उसमें लगा दी, रोपित कर दी। अब रोपित करने के बाद मैंने उस पर ध्यान देना ही बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरी केमिकल खेती अलग थी, तो मैं उसकी सेवा में लग गया। दुनिया भर के केमिकल डालना शुरू कर दिए। जितने केमिकल डालें उतनी बीमारियां बढ़े, जितनी बीमारियां बढ़े उतना मेरा काम और बढ़ जाए। तो कुल मिला के मैं उसी की सेवा में लगा रहा, केमिकल वाली खेती की, और इस पर ध्यान ही नहीं दिया, इसको लगा के छोड़ दिया। बाद में जब यहाँ से थोड़ा फुर्सत मिली, मैंने कहा कि चलो अब चल के देखते हैं कि इसकी क्या हालत है। कुछ तो किया नहीं अपन ने। तो आप विश्वास नहीं मानोगे, उसमें इतनी ब्रांचेस निकली, इतने पूछे करा उस पौधे ने, वो बीमारी के नाम पे कुछ भी नहीं आया उसके ऊपर। और बगैर केमिकल की मेरे पे धान ऑटोमेटिक पैदा हो गई, बगैर खर्चे की। जबकि आप किसानों से पूछ सकते हैं कि धान में कितना खर्च आता है। प्रारंभ से लेके अंत तक उसमें केमिकल डाला जाता है, और वो धान का कटोरा ना होके जहर का कटोरा बन जाता है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि हम मीराबाई तो है नहीं कि उस कटोरे को पी जाए और हमें कुछ ना हो।
तो जो हम जहर पी रहे हैं उससे हमारी इम्यूनिटी पावर भी डाउन हो रही है। पौधे की तो डाउन हुई है, हमारी भी खत्म होती जा रही है। और आज के समय में जो महामारी चल रही है इस दौरान, तो इसका बहुत ही ध्यान देना बहुत अनिवार्य हो गया किसानों को भी, और आप परचेसर आप लोग को भी, कि ज्यादा से ज्यादा जैविक चीज का सेवन करें, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य की रक्षा हम स्वयं ही करें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो अब कई लोग का कहना है कि चलो आपने लगा तो दिया बगैर केमिकल का, और उसमें यदि कोई बीमारी आ भी जाती किसी कारण बस, तो हम हाथ पे हाथ धरे तो बैठे नहीं रहेंगे कि चलो जैविक है, हमारा कुछ नहीं होगा, इसमें कुछ बीमारी नहीं लगेगी, कुछ वो नहीं होगा, फंजीसाइड रोग नहीं लगेंगे। तो इस प्रकार से हम आंख बंद करके भी नहीं बैठ सकते, हमको अपनी तैयारी फिर भी करके रखना पड़ेगी। तो मेरा सब्जेक्ट यही है आज का, कि जैविक कीटनाशक और जैविक फफूंदीनाशक, रोगनाशक, जो भी चीज है हम उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं पौधे पे यदि आ जाए तो। अब बल तो वो आएगा ही नहीं आएगा बीमारी, और आती है तो हमको कैसे उसका सामना करना है। तो मैंने बीज उपचार का तो आपको बताया था, ट्राइकोडर्मा बेडी जो फफूंदी जनित उत्पाद है, उससे हम उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं, सी ट्रीटमेंट, या फिर गौमूत्र से कर सकते हैं, जो भी है जो हमको पसंद है उसका हम उपयोग कर सकते हैं। अब उसकी नेक्स्ट स्टेज मैंने उसकी बताई थी, निंदाई की। हर्बिसाइड का जो प्रयोग आपको नहीं करना है उसकी निंदाई करा लेना, कुछ खर्च आएगा, मैं मानता हूँ इसकी बात के लिए। अब फफूंदी जनित रोग के लिए मैंने बताया था कि ये ट्राइकोडर्मा बेडी है। इसमें इसका क्या होता है कि तना जो रहता है उसमें गलन पैदा हो जाता है फफूंदी के कारण। तना गलने लगेगा, उसके फल गलने लगते हैं, पत्तियां गलने लगती हैं। तो उसके लिए उसका तरीका मैं बता रहा हूँ कि 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा 1 लीटर पानी में घोल लीजिए। ट्राइकोडर्मा पाउडर आता है फफूंदी जो कि, और अच्छा, उसमें जो अपन धान या कोई पौधा लगाते हैं तो उसकी जड़ उसमें डुबा के रखना है कम से कम 15-20 मिनट या आधे घंटे। डुबा के रख के जब उपचारित हो जाता है उससे वो, तो उसको फिर हम खेतों में लगा देते हैं, उसका बीज शोधन हो जाता है, या पौधे का जड़ों का शोधन उसमें हो जाता है। और बीज शोधन यदि करें, बीज शोधन के लिए 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा को में 1 किलो बीज डुबा के रखें, आधे घंटे बाद फिर उसको छाया में सुखा लें, तो ये बीज भी तैयार हो गया और पौधा जो रोपित करने जा रहे हैं वो भी तैयार हो गया। इस प्रकार से हमारा ये सीड ट्रीटमेंट का कार्यक्रम पूरा हो गया। अब जैसे बहुवर्षीय पौधे होते हैं, जैसे कोई ने जाम फल लगाया, नींबू लगाया, कुछ लगाया, इस प्रकार जो कि कई वर्षों तक फल देते आते हैं, है ना। तो उसमें हम क्या, चारों तरफ थोड़ा खोद के, गड्ढा खोद के, फिर ट्राइकोडर्मा बेडी वाला पाउडर उसको जड़ों में डाल देते हैं, तो उसमें गलन वगैरह जो है ये सब कुछ नहीं होगा। इसके बाद में एक ब्यूवेरिया बेसियाना करके भी एक फफूंदी जनित उत्पाद है, उसको भी हम प्रयोग कर सकते हैं ट्राइकोडर्मा बेडी के स्थान पे, उसको भी ले सकते हैं। इसमें क्या होता है कि तना छेदक, यानी कि छोटे जीवाणु होते हैं, तने को छेद कर देते हैं, जड़ों में छेद कर देते हैं, पत्तियों में, फलों में तक छेद कर देते हैं। तो इस प्रकार के जो कीटाणु हैं इससे नष्ट हो जाएंगे, इस बैक्टीरिया से। अच्छा, अब जैसे हो गया इसका शोधन का और कीट का। अब इसमें एक चीज और है, कीटनाशक हम बना सकते हैं छाछ से। मही, आप लोगों ने सुना हो मही, जिसका कढ़ी वगैरह में प्रयोग किया जाता है, मही जो बनता है उससे, वो भी बहुत अच्छा कीटनाशक का काम करता है। इसका बनाने की विधि मैं बताता हूँ, इससे कैसे कीटनाशक बनाएंगे। तो एक मटका, जो मिट्टी का मटका आता है, वो 5-10 लीटर, 15-20 लीटर का, जितना बड़ा मिल सके सुविधा अनुसार, उसको मटके को लें, उसमें 10 लीटर छाछ भर दें। छाछ यानी मही, मठा मठा, इसको भर दें। उसमें फिर एक तांबे का बर्तन डालें, तांबे का लोटा हो सकता है, चम्मच चम्मच कुछ भी, जो तांबे या नहीं हो तो तांबे के तार ही होते हैं, वो उसमें डाल दें। और इसको मटके का अच्छा मुंह बंद कर दें, कपड़े से उसका मुंह बांध दें, और उसको उठा के गड़ा दें या रख दें कहीं भी। तो 15-20 दिन बाद जब हम अपन उसको खोल के देखते हैं उसका मुंह, तो उसमें आप देखेंगे कि जो तांबे का बर्तन था, कॉपर सल्फेट पे जम जाता है, नीले रंग का हो जाता है बर्तन। उसको पानी से उस घोल का उसी में धो देते हैं उसको।
तो एक मटका लिया मिट्टी का, उसमें छाछ भरा 10 लीटर, उसमें तांबे का बर्तन, लोटा, गिलास, जो कुछ भी अपने पास उपलब्ध उसको डाला, उसका मुंह बांध दिया कपड़े से और उसको रख दिया या फिर गड़ा भी दिया जमीन के अंदर। अब 15-20 दिन बाद जब उसको खोलते हैं तो उसमें नीले रंग का आपका केमिकल जमा रहता है, कॉपर सल्फेट टाइप के जो भी, उसको उसी में धो लेते हैं पानी से और लोटे को साफ करके बाहर कर देते हैं। अब इस जो जो गाढ़ा बन गया है घोल आपका, इसको पानी से छान लेते हैं और प्रति पंप में 16-17 लीटर पानी आता है एक पंप में, तो उसमें इसको 50 ml से लेकर 100 ml के बीच में अपन उसको डाल के और उसका प्रयोग डायरेक्ट पौधों पे कर देते हैं। तो इसमें फफूंदे जितने प्रकार के कीट रहते हैं उसमें नष्ट हो जाते हैं। बहुत ही पावरफुल कीटनाशक बन जाता है। और इसके अलावा एक और कीटनाशक मैंने बताया था 5 पत्ती काढ़ा। इसमें इस प्रकार की पत्ती ली जाती है कि जिसको कि गाय या कोई पशु सेवन ना करते हैं, इस प्रकार की पत्ती का इसमें प्रयोग किया जाता है। 200 लीटर पानी लेते हैं, ये 1 एकड़ नहीं, इसमें तो आपका मेरे ख्याल से 7-8 एकड़ का काम हो जाएगा। तो इसमें 200 लीटर पानी लेते हैं, 20 लीटर इसमें गौमूत्र डाल देते हैं और इसमें 4 से 5-6 प्रकार की पत्तियां हैं जो जिसको गाय नहीं खाती, जैसे नीम की पत्ती है, सीताफल है, अपने बेशरम की जो है पत्तियां वो है, अकौआ, धतूरा, अंडी, कनेर, ये इस प्रकार के पत्तियों को जानवर नहीं खाते हैं। तो इन पत्तियों को 5-5 किलो लेके और उनको कूट के अच्छे कलबट्टे से और उस पानी में डाल देते हैं, 200 लीटर पानी में। अब इस घोल को पूरे को पानी में उबाला जाता है, इतना उबाला जाता है कि ये 30-40% बचे उसमें पानी। जब हमने पानी लिया था 200 लीटर, कम बचे, इतना 30-40% के लगभग बचे। अब इस घोल को छान के 10 से 20% प्रति पंप इसका उपयोग कर सकते हैं अपन। इससे भी यही बहुत प्रभावशाली कीटनाशक है, इसमें भी कई किसी भी प्रकार का कीट हो इससे नष्ट हो जाता है। एक गौमूत्र और नीम का भी मैंने प्रयोग किया है कि 5 किलो नीम की पत्ती और 5 लीटर गौमूत्र और 2 किलो गोबर, ये 100 लीटर पानी में डालकर 1 एकड़ के लिए इसमें छिड़काव कर सकते हैं। इसको भी पानी में गर्म करके उबाल के और ये 30-40% बचे उसको छान के उसमें उपयोग कर सकते हैं। तो ये बड़े आसान तरीके मैंने बताए जो कि कीटनाशक कीटों को नष्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। तो हम जो बाजार से केमिकल ला के डालने के बजाय इनका प्रयोग करें, चाहे वो आपकी केमिकल खेती हो चाहे जैविक खेती हो, दोनों में उपयोग करें तो कोई वो नहीं होगा कि शोक्ति इसमें हमको अच्छे रिजल्ट आएंगे। लेकिन क्या है, थोड़ा आलस भी कर जाते हैं किसानों ने, उनका कौन घर में बनाए, कौन गौमूत्र इकट्ठा करे, कौन ये वो करे, इसलिए बाजार से रेडीमेड ले आए और उठा के पंप में डाल के छिड़क दिए। ये थोड़ा सा गलत हो रहा है। और ये सब इसलिए भी, एक चीज और मैंने अभी तो इसको आजमाया नहीं है लेकिन सुन रखा मैंने इस प्रकार से, ये जो घर में चावल बच जाते हैं, ये पके हुए चावल जो बच जाते हैं, उससे भी कीटनाशक बनाया गया है, बड़ा प्रभावशाली कीटनाशक बताते हैं इसको। तो इस चावल में गुड़ का पानी डाल देते हैं और एक प्लास्टिक की बोतल, 2 लीटर की बोतल है, उसके अंदर उसको गुड़ और इसको मिला के रख देते हैं। तो 300 ग्राम के लगभग चावल हो जाता है और 100 ग्राम गुड़ हो जाता है। इसको रखने के बाद में, ये लंबी प्रोसीजर है, ये 3 एक महीने की है, ये लंबी प्रोसीजर है, पूरी साबित से सहमत ना हो कि इतना लंबा काय को आप ले रहे हैं टाइम, लेकिन यदि है समय तो बना के रख दो, काम तो आएगी 2-3 महीने बाद भी आए। तो उसको रख के और फिर हम देखते हैं 80% उसको पानी से भर देते हैं, 20% छोड़ देते हैं, उसमें गैस निकलती है, तो उसको बीच बीच में ढक्कन खोल के उसको रिलीज करना पड़ता है। तो जब ये बन बन तैयार कैसे हो गया, कैसे पता लगेगा, तो उसके ऊपर की लेयर जो 2-3 इंच की है वो ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाती है, कुछ दिनों में और बढ़ती जाती है और बाद में वो 80% आपका जो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, बाकी पूरा डिकम्पोज हो जाता है वो चावल अगर जो भी है। तो इस प्रकार से हम इसको भी प्रयोग कर सकते हैं। इसको भी 10 से 15 ml के लगभग इसको प्रति पंप में प्रयोग करके उससे कीटों का नाश नष्ट कर सकते हैं। तो आज
मैंने बताया कि अच्छा इसमें एक चीज और है, यदि इसको कीट ना भी लगे तो भी हम इसके पौधे पे स्प्रे कर दें प्रारंभिक उसके लिए, तो इसमें भी एक सैनिटाइजर जैसा काम करता है। रोग को लगने ही नहीं देता, कीटों को लगने ही नहीं देता, इसका प्रभाव इसका बतलाया गया है। अच्छा एक चीज और, इसमें ग्रोथ प्रमोटर का भी ये काम करता है, पौधे को बढ़ाता भी, उसका डेवलपमेंट भी करता है। तो बस मैं आज के लेक्चर में इतना ही कहना चाहूंगा कि ये अपने केमिकल्स का प्रयोग ना करके जो अपने चले आ रहे हैं इस प्रकार से इनका हम प्रयोग करें और अपने पौधों को की इम्यूनिटी पावर बचाएं जो घट रही है, गिरती जा रही है, और साथ में जो हम सेवन कर रहे हैं उन फलों का, उन अनाज का, जिससे हमारी भी गिरती जा रही है, तो दोनों तो हम उसको बचा के रखें। हम स्वस्थ, हमारी मृदा अपनी खेत स्वस्थ रहेगा, फसलें स्वस्थ रहेगी, तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। यदि वो गड़बड़ रहेंगे तो हम भी गड़बड़ हो जाएंगे। इसलिए मेरा हम सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि वो केमिकल को कम करें, क्योंकि मेरा मैंने खुद का अनुभव बताया कि मैंने जो कम रकबे में अपना जैविक प्रमाणीकरण द्वारा रजिस्ट्रेशन कराया था, उसमें मैंने जो धान लगा दी, मूंग लगा दी। अब मूंग में लोग इतना खतरनाक जहर डालते हैं कीटनाशक के रूप में, वो बहुत महंगा भी आता है, नाम भी मेरे को ध्यान नहीं उसका क्या है, और उसके दुष्परिणाम कैंसर तक उसका कारण बन सकता है। तो उसको इतनी खतरनाक मूंग मूंग जबकि हम स्वास्थ्य के लिए खाते हैं, मरीजों को दी जाती है और वैसे भी खाते हैं टेस्ट के, लेकिन वो उल्टा असर करेगी वो वाली मूंग। तो हम जो मतलब ये जैविक मूंग लगाते हैं, इसकी बात अलग ही रहती है, इसका टेस्ट भी अलग रहता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि इन चीजों का प्रयोग ना करके जो अपने, या पहली बात तो कीट लगेंगे ही नहीं, आएगी ही नहीं बीमारी, और यदि अचानक आ भी जाती है किसी कारणवश तो उसके हल करने के भी तरीके हमारे पास उपलब्ध हैं। ये नहीं कि हम लाचार होकर फिर से केमिकल का प्रयोग करना शुरू कर दें। बस इतना ही मैं कहूँगा कि ये रसायन से हम दूर रहें, केमिकल से दूर रहें। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत बढ़िया विनय जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है आज। मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा रास्ता मिल जाए कि हमारे देश में से सारे जहरीले केमिकल्स हट जाएं और ये जो आपका नॉलेज है पूरे देश में फैल जाए। और एक ये भी है, जैसे पिछली बार डिस्कशन हुआ था, जो आपने जीवामृत बताया था कि कोई उसको बनाए, मतलब सब लोग रेडीमेड पसंद करते हैं ना, तो कोई उसको बनाए और फिर बाकी किसान उनसे खरीद सकते हैं। तो मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ जीएस पुरी साहब को, आप अपने विचार व्यक्त करने के लिए। मैं, चूंकि अभी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ। मैंने अभी तो इससे पहले कि उसको मैंने 4 लाइन लिखी है, अभी आपने नामकरण किया है अपने हाँ समूह का, उस पर मैं सोचता हूँ कुछ कहने से पहले 2 लाइनें कहना चाहता हूँ, दो दोहे हैं। जी। मंच संग साझा करें, विनिमय करें विचार, सादर स्नेहित यथोचित नमन करो स्वीकार। डॉक्टर सुषमा ने दिया ये सुंदर पैगाम, शाम शनि महाराज की किया देश के नाम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैविक जैविक खेती का जिन्हें मिला हुआ है ज्ञान, उनसे करके मंत्रणा हम भी ले ठान। है उद्देश्य समूह का, कर लें ऐसा काम, धरा उर्वरा फिर करें, करे राष्ट्र निर्माण। ये हमारा उद्देश्य है। बहुत बढ़िया। मैं अपने विचार विषय अभी ठाकुर साहब ने सुनाया उसे इसमें, लेकिन साहब मैं अभी गांव से जो जुड़ा हुआ हूँ और जो देखता हूँ, तो कुछ चीजें हम चाहते हैं जानकारी और ले लें ठाकुर साहब से कि साहब आजकल गाँवों में जो पहले प्रथा थी है कि हर घर में एक गोवंश यानी एक गाय का पालना अनिवार्य या धार्मिक रूप से भी हिंदुत्व का प्रतीक हुआ करता था। आज गांव में भी, हमारा गांव बहुत बड़ा गांव है और मैं पूरे गांव में आपको बता रहा हूँ करीब 6000 वोटर है हमारे गांव। उसके बाद भी जितनी अगर गायें देखी जाए तो मुश्किल से देसी गाय 4-6 होंगी पूरे गांव में। आज की तारीख में जो जर्सी गाय हैं, क्योंकि किसान भी अब हो गया है इस तरह का, तो उसको मात्रा चाहिए, उसको गुणवत्ता नहीं चाहिए, उसको मात्रा में ज्यादा जो है। और तो क्या हम जो गाय का गोमूत्र की बात चल रही है उसमें थोड़ा सा स्पष्ट हमारी जानकारी के लिए कि क्या वहां हम जर्सी गाय का भी गोमूत्र इस्तेमाल कर सकते हैं? पहला प्रथम प्रश्न मेरा ये भी है साथ में।
दूसरा, अक्सर हम लोग कहते हैं कि जागरूकता, जागरूकता शब्द हमेशा एक शब्द है कि इसको परिभाषित करने के कई आयाम हो चुके हैं। हर आदमी, मैं उदाहरण ले रहा हूं आपको कि 1970 के आसपास से हम परिवार कल्याण पर जागरूकता भाषण देते हैं। तो कितने लोग जागरूक हुए हैं ये आपके सामने है कि आबादी 35 से 135 करोड़ हो गई है। तो जागरूकता के साथ साथ में हमारे देखना पड़ेगा हमें बाधाएं क्या क्या हैं इस खेती को करने में, हमें बाधाएं क्या क्या आ रही हैं। किसानों को जब तक ये नहीं हम सिद्ध कर पाएंगे कि ये खेती करने से उनको फायदा भी है, स्वास्थ्य के साथ साथ में आर्थिक लाभ भी है, तो साहब उनके पास केवल यही खेती है। आज उत्तर प्रदेश में अधिकतम जोत सीमा 18 एकड़ है। गांव के किसान के पास औसत अगर देख जाए हर परिवार में 5-6 एकड़ से अधिक खेती नहीं है। उसके पास वही साधन है हर चीज को व्यवस्था करने के लिए, केवल खेती, और एक सीमा के अंदर सिंह साहब का नेट का इशू आ। सर ने जो क्वेश्चन करे उसका आंसर देना चाहूंगा। जी जो सर, धन्यवाद सर, मैं सुनूंगा, ध्यान से सुनूंगा सर। जी, पहला तो आपने कहा गोमूत्र की पर चिन्ह, प्रश्न चिन्ह लगाया था, वो आपका कहना बिल्कुल सही है कि देसी गाय का जो गौमूत्र है उसकी कुछ बात अलग ही होती है, लेकिन यदि नहीं पाया गया तो अपन अन्य गौमूत्र को भी ले सकते हैं, अन्य गाय के भी, है ना। उसमें उतनी गुणवत्ता नहीं रहेगी, उतनी गुणवत्ता नहीं रहेगी। अब ये देसी गाय पालना लोग क्यों कम कर रहे हैं? इसका मेन कारण ये है कि इनका दूध कम आता है। क्वांटिटी ज्यादा होगी तो क्वालिटी गिरेगी। कोई भी चीज की क्वांटिटी ज्यादा कर देंगे तो क्वालिटी गिरेगी, और क्वांटिटी कम होगी तो क्वालिटी बढ़ेगी। तो गाय का, देसी गाय का दूध कम आता है लेकिन उसके गुण बहुत होते हैं उसमें। तो जैसे कि देसी गाय जैसे आपने कहा, तो देसी गाय में हम साहिवाल गाय को भी देसी मानते हैं, और गिर गाय जो गुजरात की है वो भी देसी मानते हैं। हरियाणा के थरपारकर हो गई, थरपारकर को भी देसी मानते हैं। तो इन गायों को किसान पाले। यदि ये देसी गायों में दूध कम आ रहा तो ये भी देसी ही है, देसी ही कहलाती है अभी, तो इनसे दूध ज्यादा मात्रा मिलेगा, और इनका गौमूत्र को उपयोग करेंगे। जागरूकता। जी, मेरा सब एक यहाँ पे थोड़ा मैं आपको अपने विचार रख रहा हूँ कि आपने ये भी देखा होगा कि एक साहब देसी गाय पालने का पहले लालच हुआ करता था कि खेती योग्य बैल पैदा होते थे, बछड़े उससे होते थे। आज के साथ लोगों का वो भी इंटरेस्ट जो है खत्म हो चुका है कि उनको बछड़े, क्योंकि खेती आज ट्रैक्टर से होती है, बैलों से खेती करता था। बैलों की उपयोग ये भी एक कारण है। हाँ, ये भी एक कारण है लोगों का गाय की ओर से अपने को उन्मुख करने के लिए जो है गाय न पालने का। सब एक कारण ये भी हो गया है कि लोगों साहब जो लालच था पहले कि अगर गाय बछड़ा देगी तो उससे हम खेती करेंगे, तो ये स्वार्थ भी साहब समाप्त हो गया है। तो ये भी एक कारण साहब गाय न पालने का है। ये मेरा अनुभव है, मेरा अनुभव है। तो मैं सब सोचता हूँ, तो सब जो बाधाएं हैं खेती करने में, उसके लिए सब जैसे विपणन है, सब मार्केटिंग है, ये कंजम्पशन है, प्रोडक्शन जब कितना है, हमारी डिमांड सब क्या है, जब तक शायद दोनों में तालमेल नहीं होगा। और मूल रूप से सबसे बड़ी बाधा है साहब आर्थिक सहायता, वित्तीय मदद जब तक मिलेगी नहीं किसान को, और साहब उसको मतलब प्रेरित नहीं किया जाएगा थोड़ा सा, तब तक साहब थोड़ी दिक्कत आ रही है। हम साहब इसको हमने प्रारंभ कर दिया साहब, आपके जैसा आपने विचार दिया साहब, उसको सीख लेके मैं तो अभी जो बोले आप, मैंने लिख दिया सारा, मैं सब प्रयास करूंगा। सर जब मैं किसी के पास जाता हूँ, समझाने का प्रयास करता हूँ, तो यही कहता है साहब कि अगर हमने ये किया 2-4 साल साहब हमारा उत्पादन 25% रह गया, तो सब हम अपने खर्चे या अपने घर के खर्चे कैसे पूरा करेंगे? सब हकीकत सब ये है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल ये सब ये दिक्कत साहब आ रही है उनको समझाने में कि साहब आपके पास तो चलिए साहब 10 बीघे 10 बीघे खेती हमारे यहाँ बहुत होती है सर। सब आप हमारे पास 4-5 बीघे खेती है, उसमें हमने जैविक खाद चालू कर दिया, खेती चालू किया, उत्पादन साहब नहीं हुआ, तो हम साहब इसी से उत्पादन से हमारे परिवार का खर्चा चलता है, वो साहब कहाँ से पूरा कर पाएंगे सर? ये बात, ये प्रश्न आता है सर। नहीं, ये बहुत बड़ी ज्वलन समस्या है। पिछले लेक्चर में मैंने इसके बारे में बतलाया था कि जैसे आपके पास 10 बीघा जमीन है या 5 बीघा है,
तो आप पहले अपने परिवार के लिए आधे बीघा से स्टार्ट करिए उसको, ये नहीं कि पूरे 10 बीघा में कर दें, क्योंकि डेफिनेटली पहले वर्ष में उसका उत्पादन बहुत कम आता है। जी हाँ सर, और पूरा खर्चा उसी के 10 बीघे पे आधारित है। यदि बिल्कुल सर, हमने लागत पूरा, हो जाएगी। है ना, पूरा जैविक कर लिया तो फिर तो कुछ भी नहीं बचा हमारे हाथ में। तो तो इसलिए इसलिए थोड़े से सर, थोड़े रकबे का प्रयोग करें, तो ये सब उससे मैंने अपने स्टार्ट विचार करें। रखे हैं, और हमारी सुषमा बहन आगे इस बात को आगे ले जाएंगी सर। हाँ। नहीं नहीं, तो सही है। अच्छा, इसके ये ऊपर सब, गवर्नमेंट से भी कोई सुविधा नहीं मिलती, मैं ये हाँ भी सर, बताया था पिछली बार। कोई वित्तीय सहायता सर कोई नहीं है, कोई ना ना ही। इस बार कोई ने उठाया था क्वेश्चन कि ये बर्मी कंपोस्ट पे सब्सिडी मिले, क्योंकि यूरिया पे, डीएपी पे सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट, इस जी प्रकार बर्मी कंपोस्ट पे दे, डिकम्पोजर इसके ऊपर सब्सिडी दे। तो ऐसा कुछ भी शासन की ओर से कोई मदद नहीं रहती, हाँ, इसलिए अरे सर, किसान। अब सर हम लोग सब बनाते सर, कंपोस्ट खाद बनाते जब गोबर की करके सर, हमारा सब, मेरे पास एक छोटा बगीचा है सर, हमने जी गड्ढा खुदवा के उसमें पत्ते गड़वा दिए, कि उसे पतझड़ में बहुत पत्ते सूख के गिरते हैं, जी दबवा दिया। अब साहब चूंकि हमें खुद को विधि नहीं पूरा मालूम है, उसने सब पानी भर गया, मिट्टी को बंद भी कर दिया। अब सब नीचे की लेयर तो उसकी कठोर हो गई, ऊपर वो सड़ा ही नहीं सब वो। तो सब हमको भी पूरा ज्ञान नहीं है कि कैसे इसको बनाए, इसको खाद को। तो सर तो सब इसके लिए क्या है, ये जी गाजियाबाद में है अपना जैविक का बहुत बड़ा केंद्र है, जैविक जी अनुसंधान केंद्र गाजियाबाद में। तो वहाँ जी डॉक्टर सर, चंद्रा ने वहाँ पे बेस्ट डिकम्पोजर का इजाद किया है। तो जी बेस्ट डिकम्पोजर यदि हम उस गोबर पे, पत्तों पे डाल देते हैं, तो वो 4-5 जी, दिन में उसका कलर काला पड़ जाता है, उसको डिकम्पोज कर देता है वो। अच्छा सर, तो उसको फिर जैसे आप गोबर का ढेर ज्यादा बड़ा हो गया, पत्ते ज्यादा हो गए ना, कि उसमें कार्बन ज्यादा, जी तो उसमें अपन बेस्ट डिकम्पोजर का छिड़काव कर देते हैं। बेस्ट डिकम्पोजर बनाने की विधि मैंने पिछली बार बताई थी। तो उसमें काला पड़ जाएगा जी 3-4 जी, दिन में, फिर उसको पलट देंगे और फिर डाल देंगे। तो 2 या 3 बार में पूरा का पूरा वो 30 से 30 दिन के अंदर ही पूरा सड़ जाएगा, वो पूरा वो गोबर खाद तैयार बन जाएगा। धन्यवाद सर। अब आगे मैं आदरणीय जो है बहन सुषमा से वो माइक देता हूँ, हैंड ओवर करता जी हूँ। जी, नहीं आपको जो भी और भी क्वेश्चन हो जो इस नहीं प्रकार सर, से, मुझे बहुत बस अच्छा अब लगा तो कि आप हमारी बहुत सर मुलाकात दिलचस्पी होती, रखते हैं। मुलाकात। गोविंद जी काका ने आप हैं? गोविंद काका ने, आप सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ सुषमा जी, हाँ जी, बोलिए। बस बढ़िया। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? आज जो चल रही है देश जैविक खेती की, जैविक खेती के ऊपर मेरा जो कहना है, सबसे पहले जैविक खेती के लिए एक टीम अच्छी तैयार करना पड़ेगी। जैसे अपन ने, ठाकुर साहब ने बता दिया कि ये होना चाहिए, तो वो सब चीज को अवेलेबल करवाने के लिए एक टीम तैयार हो जाए, तो जैविक खेती के ऊपर लोग चले जाएंगे। उनको बना बनाया सामान और संसाधन मिलना चाहिए, तो वो जैविक खेती पे जाएंगे। फिर क्वांटिटी, और उसके ऊपर भी जो बात आई है कि जो देशी खाद और विदेशी खाद में क्वांटिटी का फर्क पड़ता है। जैसे जर्सी गाय और देशी गाय का भी आपने बताया, दोनों में वही फर्क है कि ज्यादा मात्रा में दूध मिलना है तो आप देशी गाय का जगह आप जर्सी गाय का उपयोग कर लेते हैं। तो ये क्वालिटी के ऊपर जब तक अपन लोग नहीं पूरा देश सोचेगा, या अपनी धरती, अपना अंबर, अपना हिंदुस्तान जब तक नहीं समझेगा, तब तक तो बहुत मुश्किल है। पर अपना प्रयास जो चल रहा है, उसमें अपन लोग एक अच्छी टीम बनाकर जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, मेरा मानना है कि अपन धीरे 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 इस ओर बढ़ते जा रहे हैं। मैं अभी लगातार जो बिलपाक और उधर के क्षेत्र के जो किसान है, अभी एक राहुल पाटीदार जी से भी मैंने संपर्क किया, वो भी जैविक खेती पे काम कर रहे हैं। अगली बार उनको भी जोड़कर मैं इस मुहिम में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। वो भी जैविक खेती पे अनार है, अंगूर है, जामफल है, ऐसे बहुत अच्छे प्रयोग कर रहे हैं। वो अशोक पाटीदार जी से भी जुड़े हुए हैं। तो ऐसे अपन और जितने जैविक खेती पे चिंतन करने वाले, मनन करने वाले लोगों को जोड़ते जाएंगे, धीरे धीरे ये अपना प्रकल्प आगे बढ़ता जाएगा। बहुत अच्छा विचार है आपका। यदि और भी जैविक कृषक इससे जुड़ते हैं, तो अभी जो सर मैं ने बोला आपको, था अभी कि ये मार्केटिंग की प्रॉब्लम बताई थी, तो अपने ठाकुर जी, अपना मैं एक चीज उत्पाद बोल रहा इकट्ठा था। करके। जी मैं ये बोल रहा था कि इनको एक एक बार अपन चाहे तो आपके उधर के भी अच्छे उन्नत किसान जो जैविक खेती पे कर रहे हैं, या तो उनके वीडियो जी जैसे अशोक जी ने पहले भेजा था, तो जी कोशिश करूंगा कि उस दिन आपको लाइव में भी, आपको कभी कोशिश करूं मैं उनके खेत तक पहुंचूं मैं, और शनिवार जी के जी अब आ रही है। हाँ अपन कोशिश करेंगे कि लाइव में भी सब लोग देखेंगे कि ये जैविक खेती से कितना फायदा है और वो लोग कर ले रहे हैं, तो वो ज्यादा उचित रहेगा। आंखों से देखा एक
अलग बात होती है, अपन टेबल पे देख रहे हैं, ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, पर एक्चुअल खेत में जो वो लोग कर रहे हैं किसान, उनका देखेंगे तो बहुत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आपके पास, आप इसको दिल से जुड़े हुए पूरी तरह से। गोविंद सर से यही कहना चाहूंगा कि अभी इससे पूर्व में सर ने जो कहा था कि मार्केटिंग समस्या, शासन का कोई इसके ऊपर अनुदान या कुछ सहायता इस प्रकार से न मिलना, तो इसके लिए मार्केटिंग तो सब किसानों को मिलके ही अपनी करना पड़ेगी। जैविक कृषक जो भी हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO बना के, और उसके माध्यम से ही मार्केटिंग करना पड़ेगी, तभी हो पाएगा। और शासन की मदद का सवाल जी, तो वो तो मदद अपने को स्वयं को ही करना है, शासन से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि कोई अनुदान उनसे मिलने का ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सही, आप शासन के अनुदान के लिए कोशिश जगह जगह से देखिए उनके उत्पाद क्या क्या हैं, उन उत्पादों को इकट्ठा करके जैविक स्टोर टाइप से डाल के, और उस पर शासन के पूर्ण मान्यता प्राप्त का बोर्ड लगा के, क्योंकि हम लोग जो है शासन से पूर्ण मान्यता प्राप्त हैं, हमारे उत्पाद का केमिकल टेस्टिंग भी होती है। जैसे मैंने आपको बताया था पिछले बार कि मैंने इस बार किनोवा नाम का एक लगाया अनाज, दक्षिण अमेरिका में होता है ये, इसको सुपर फूड कहते हैं। तो उसकी हार्वेस्टिंग चल रही है अभी मेरी, उसको निकाल रहे हैं। तो ये तो खैर मैंने मल्टी कंपनी बाहर उससे अनुबंध किया था, तो मेरे को उसको वापस लौटाना है 4,800 रुपये कुंटल के हिसाब से। तो बहुत महंगा फूड है ये, और जैविक के नाम पे जो बाजार में मिल रहे हैं वो भी बहुत महंगे मिल रहे हैं, और उनकी प्रामाणिकता भी नहीं है कुछ, उनके पास कुछ सर्टिफिकेशन भी नहीं है, टेस्ट रिपोर्ट भी नहीं, कुछ नहीं। तो ये जो समाज में भ्रम चल रहा है जैविक के नाम पे, उसको भी दूर करने की जवाबदारी हम लोग की हो जाती है कि पूर्णतः सर्टिफाइड होना चाहिए, लेबोरेटरी टेस्टेड होना चाहिए, और उस अनाज को या उस उत्पाद को हम हमारे मंच से सेल करें, जो भी आपका जो मंच बन रहा है उसके माध्यम से हम सेल करें, ताकि कोई हम पे प्रश्न चिन्ह ना उठा सके। तो ये सर ने जो कहा था ना कि मार्केटिंग संबंधी समस्याएं दूर हो जाएगी। अब किनवा की फसल हम क्यों अमेरिका भेजें, एक्सपोर्ट हो रही मेरी फसल, हम उसको अपने देश में ही अपने देशवासियों को देंगे। चावल 150 रुपए किलो, 250 रुपए इस रेट से बाहर बिकता, हम उसको 80 से 90 रुपए किलो में यहीं देंगे, और जो भी उत्पाद हम बना रहे हैं उसको कम से कम कीमत में जन सामान्य तक पहुंचा, ये हमारा उद्देश्य रहेगा इस जो भी आप इसकी संस्था का निर्माण करते हैं इसमें। गोविंद काका ने